नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध। विश्व इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध का एक पार्ट हमने कवर कर लिया। ये नेक्स्ट सेकंड पार्ट है। आरपीएससी ने जो भी प्रश्न पिछले किसी एग्जाम्स के अंदर पूछे हैं उन क्वेश्चंस को हम व्याख्या सहित पढ़ रहे हैं मित्रों। तो बिना कुछ देरी के शुरुआत करते हैं। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के प्रथम विश्व युद्ध में हारने के बाद ऑस्ट्रिया को किस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था, जिसने उसे छोटे गणराज्य में बदल दिया? तो ऑस्ट्रिया हंगरी को मजबूर किया गया था कौन सी संधि? सेंट जर्मेन की संधि। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2011 में प्रश्न पूछा गया था। यानी ऑस्ट्रिया हंगरी को कौन सी संधि के तहत मजबूर किया गया था? तो ये थी सेंट जर्मेन की संधि। सेंट जर्मेन की संधि जो 1919 में ऑस्ट्रिया हंगरी के ऑस्ट्रियाई हिस्सों पर हस्ताक्षर करवाए, जिसने साम्राज्य को भंग कर दिया और ऑस्ट्रिया को एक छोटे और भूमि से घिरे राज्य में बदल दिया। पूर्वी मोर्चे पर लड़ी गई किस बड़ी लड़ाई में रूस को जर्मनी के हाथों भारी हार का सामना करना पड़ा? रूस की सेना की कमजोरियों को उजागर किया। तो यह थी तमनबर्ग की लड़ाई। पूर्वी मोर्चे पर लड़ी गई किस बड़ी लड़ाई में रूस को जर्मनी के हाथों भारी हार का सामना करना पड़ा? रूस हारा था किससे? जर्मनी से। रूस की सेना की कमजोरियों को उजागर भी कर दिया। तो ये कौन सी लड़ाई थी जिसमें रूस है वो जर्मनी से बुरी तरह हार गया था? रूस की कमजोरी है वो सामने आ गई थी। तो ये थी तमनबर्ग की लड़ाई। तमनबर्ग की लड़ाई जो अगस्त 1914 में जर्मन सेना ने दूसरी रूसी सेना को बुरी तरह से नष्ट कर दिया, हरा दिया था, जिससे उनका मनोबल टूट गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ मध्य पूर्व में अरब विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यानी ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ फर्स्ट वर्ल्ड वार में अरब विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था टी.ई. लॉरेंस ने। यानी अरब विद्रोह का नेतृत्व किया था। अरब विद्रोह किसके खिलाफ था? ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ था। किसकी बात है? प्रथम विश्व युद्ध की बात है। तो ये अरब विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? टी.ई. लॉरेंस ने किया। ब्रिटिश अधिकारी टी. लॉरेंस ने ओटोमन शासन को कमजोर करने के लिए अरब राष्ट्रवादी सेनाओं के साथ मिलकर गुरिल्ला युद्ध किया था। वर्साई की संधि। वर्साई की संधि के तहत जर्मनी को अपनी सेना किस स्तर तक सीमित करनी पड़ी थी? यानी वर्साई की संधि में यह निश्चित किया गया था कि जर्मनी इससे ज़्यादा सेना नहीं रख सकती। तो वह संख्या क्या थी? 1 लाख से ज़्यादा सैनिक नहीं रख सकती थी। वर्साई की संधि ये कहती है जर्मनी के लिए। जर्मनी की सेना को अधिकतम 1 लाख स्वयंसेवकों तक सीमित कर दिया गया था। साथ ही पनडुब्बियों और सैन्य विमानों को रखने पर रोक लगा दी गई थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत से पहले यूरोप को किन 2 प्रतिद्वंदी सैन्य गठबंधनों में विभाजित किया गया था? यानी यूरोप 2 प्रतिद्वंदी सैन्य गठबंधनों में विभाजित हो गया था। कौन कौन सा था? ये था ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एटेंट। यानी 2 गुट बन गए थे। आरपीसी फर्स्ट ग्रेड 2011 प्रश्न पूछ रहा है कि कौन से 2 गुट थे? तो ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एटेंट। ट्रिपल अलायंस में कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। याद रखना, ट्रिपल अलायंस में कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। जबकि ट्रिपल अटेंट में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस मुख्य रूप से शामिल थे। 1915 में किस देश ने गुप्त लंदन संधि पर हस्ताक्षर करके ट्रिपल अलायंस को छोड़कर मित्र राष्ट्रों का पक्ष ले लिया था? यानी ट्रिपल अलायंस को छोड़ दिया था, गुप्त संधि कर दी थी, गुप्त लंदन की संधि जिसको बोलते हैं। तो ये था इटली 1915 में। 1914 में तो जर्मनी के साथ था युद्ध के शुरुआत में, तो परंतु जैसे ही युद्ध शुरू होता है तो इटली है वो छोड़ देता है। गुप्त लंदन संधि जिसको बोलते हैं उसके तहत ये ट्रिपल अलायंस को छोड़ करके, यानी जर्मनी वाले गुट को छोड़ करके, और ये फ्रांस, ब्रिटेन, रूस के साथ जा करके मिल जाता है। तो इटली ने मित्र राष्ट्रों से युद्ध के बाद ऑस्ट्रियाई और ओटोमन क्षेत्रों के बड़े क्षेत्रीय लाभ का वादा प्राप्त करने के बाद पक्ष से बदल लिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गैलीपोली अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये जो गैलीपोली अभियान था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ओटोमन साम्राज्य को युद्ध से बाहर करना और रूस के लिए एक
समुद्री आपूर्ति मार्ग खोलना। ये जो गैलीपोली अभियान था, इसका उद्देश्य क्या था? ओटोमन साम्राज्य को युद्ध से बाहर करना और रूस के लिए एक मार्ग खोलना। तो यह अभियान 1915-16 में ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ था, जिसका उद्देश्य डार्डानेल्स जल डमरू मध्य पर नियंत्रण करना, रूस को मदद पहुंचाना था, लेकिन यह विफल रहा। खंदक युद्ध, आगे क्या है कि खंदक युद्ध में इस्तेमाल होने वाली रणनीति, जिसमें सैनिक दुश्मन की खंदकों पर पैदल हमला करने के लिए ऊपर से निकलते थे, उसे क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था ओवर टू टॉप, ओवर द टॉप कहा जाता था। जो खंदक युद्ध में इस्तेमाल होने वाली रणनीति थी ये, जिसमें क्या होता था, सैनिक दुश्मन की खंदकों पर पैदल हमला करने के लिए ऊपर से निकलते थे। तो ये थे ओवर द टॉप कहते थे इसको। ओवर द टॉप दुश्मन की खंदकों पर सीधे हमला करने का एक निराशाजनक अक्सर घातक तरीका था, जिसका परिणाम अक्सर मशीन गन की आग में सामूहिक मौतें होती थी। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा करने वाले युद्ध विराम पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो ये यानी प्रथम विश्व युद्ध की युद्ध विराम की जो घोषणा थी उस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो ये किए गए थे 11 नवंबर 1918। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है वो कब से कब तक चला था? वो चला था 14 से 18 तक। और समाप्त पर जब हस्ताक्षर कब किए गए? हस्ताक्षर कब किए गए? तो ये थे 11 नवंबर 1918। 11 नवंबर 1918 को सुबह 11 बजे जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच कैंपियन के जंगल में हस्ताक्षरित युद्ध विराम के साथ युद्ध समाप्त हुआ था। 1917 की रूसी क्रांति के बाद रूस में बोल्शेविक सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग के समर्थन के लिए कौन सी संस्था स्थापित की थी? यानी सर्वहारा वर्ग का समर्थन चाहती थी रूस की बोल्शेविक सरकार। तो ये थे कोमिंट्रन। संस्था क्या थी? कोमिंट्रन थी ये। कोमिंट्रन की स्थापना कम्युनिस्ट विचारधारा का वैश्विक स्तर पर प्रसार करने, पूंजीवादी सरकारों के खिलाफ क्रांति को बढ़ावा देने के लिए की गई, विशेषकर अमेरिका के खिलाफ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का अंतिम बड़ा आक्रामक प्रयास, जिसे 1918 में पश्चिमी मोर्चे पर विफल कर दिया गया था, उसे किस नाम से जाना जाता है? माइकल आक्रामक। जर्मनी का अंतिम बड़ा आक्रामक प्रयास था, 1918 की बात है, पश्चिम मोर्चे विफल कर दिया। किस नाम से जाना जाता है? यह था माइकल आक्रामक। तो माइकल आक्रामक जर्मन स्प्रिंग ऑफेंसिव, जर्मनी का युद्ध जीतने का अंतिम प्रयास था, जिसे मित्र राष्ट्रों ने विशाल बलिदानों के साथ अंततः रोक दिया। यानी जर्मनी को रोक दिया। लास्ट अंतिम प्रयास था, जिसका नाम क्या है? माइकल आक्रामक प्रयास था ये। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रासायनिक हथियारों जैसे क्लोरीन और मस्टर्ड गैस का उपयोग करने वाला पहला देश कौन सा था? यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया था, जिसमें क्लोरीन और मस्टर्ड गैस मुख्य है। ये कौन सा देश था जिसने रासायनिक हथियार इस्तेमाल किए थे? तो जर्मनी था। कौन था? जर्मनी। जर्मनी ने अप्रैल 1915 में यपर्स की दूसरी लड़ाई में बड़े पैमाने पर क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि में सार क्षेत्र को किस देश के लिए अस्थायी नियंत्रण में रखा गया था? जो सार क्षेत्र था उसको किस देश को अस्थायी रूप से दे दिया गया था वर्साई की संधि के बाद? तो लीग ऑफ नेशंस ने फ्रांस को दे दिया था। लीग ऑफ नेशंस जो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए बनाया गया था, उसने किसको दे दिया था अस्थायी? ये फ्रांस को दे दिया था। सार क्षेत्र कोयला समर क्षेत्र था, जिसे 15 वर्षों के लिए लीग ऑफ नेशंस के जनादेश के फ्रांसीसी नियंत्रण में रखा है। इसके बाद में जनमत संग्रह होना था। प्रथम विश्व युद्ध के में किस देश के नागरिक विमानों, यानी नागरिक विमान कौन से थे? जेपलिन का उपयोग लंबी दूरी के बमबारी के लिए किया गया था। समझ रहे हो ना? यानी जो नागरिक विमान होते हैं, नागरिकों की हवाई यात्रा करवाने के लिए होते हैं, उनका उपयोग बम गिराने के लिए किया था। तो कौन सा देश था? और इन विमानों का नाम क्या था? जेपलिन। तो ये जर्मनी ने इस्तेमाल किया था। जर्मनी ने युद्ध के शुरुआती चरणों में जेपलिन नामक विशाल हवाई जहाज़ों का उपयोग ब्रिटेन के शहरों जैसे लंदन बमबारी के लिए किया था।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद मध्य पूर्व में मेडेंट प्रणाली स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मेडेंट प्रणाली का उद्देश्य क्या था? पूर्वी ओटोमन क्षेत्रों को स्वशासन के लिए तैयार करना, स्वशासन के लिए तैयार करना मेडेंट प्रणाली का उद्देश्य था। लीग ऑफ नेशंस द्वारा स्थापित मेडेंट प्रणाली का उद्देश्य उन क्षेत्रों को अस्थायी प्रशासन के तहत रखना था जिन्हें स्वशासन के लिए तैयार नहीं माना जाता था। तो बाल्कन युद्धों 1912-13 ने प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में क्या भूमिका निभाई थी? उन्होंने बाल्कन में सर्बिया की शक्ति और महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाया था। बाल्कन में सर्बिया की शक्ति और महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाया था। बाल्कन युद्धों ने ओटोमन साम्राज्य को कमजोर किया, सर्बिया की शक्ति और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाया, जिससे ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ सीधा टकराव अप्रियमार्य हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश नौसेना जर्मनी पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी का क्या प्रभाव पड़ा था? तो इससे जर्मनी में भोजन और कच्चे माल की गंभीर कमी आ गई थी। यानी ब्रिटिश नौसेना ने आज जो समुद्री नाकाबंदी की ना, उससे क्या हो गया, इसमें जर्मनी में भोजन और कच्चे माल की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रिटिश नाकाबंदी ने जर्मनी को आवश्यक भोजन और औद्योगिक कच्चे माल की आपूर्ति से वंचित कर दिया, जिससे जर्मन जनता का मनोबल और युद्ध की क्षमता वो प्रभावित हुई। 1914 में जर्मनी के खिलाफ जापानी युद्ध की घोषणा का मुख्य कारण क्या था? यानी जापानी युद्ध की घोषणा क्यों कर दी थी जर्मनी के खिलाफ? जर्मन उपनिवेशों पर कब्जा करना। जर्मनी के जो उपनिवेश थे जो प्रशांत और चीन में थे, उन पर कब्जा करना जापान का उद्देश्य था। तो जापान ने जर्मनी के शानडोंग जो चीन में था, प्रशांत क्षेत्र के द्वीपों पर कब्जा करने के लिए मित्र राष्ट्रों का पक्ष लिया, जिससे जापान के साम्राज्य का विस्तार हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाएं कारखानों और कृषि में काम करने के लिए घरों से बाहर निकली। युद्ध के बाद इस सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख परिणाम क्या था? यानी महिलाएं घर से बाहर निकलने लग गई। इसके बाद इसका क्या परिणाम मिला? तो कई देशों में महिलाओं को मताधिकार आंदोलन को बढ़ावा मिला। यानी महिलाओं ने अपने मत अधिकार के लिए, मतदान के लिए क्या किए? आंदोलन किए। ये परिणाम निकला, महिलाएं घर से बाहर निकलना सीख गई। युद्ध के दौरान महिलाओं ने योगदान को देखते हुए युद्ध के बाद ब्रिटेन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका कई देशों में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हंगरी को किस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था जिसने उसे अपने क्षेत्र का 2/3 हिस्सा खोना पड़ा था? तो ये थे ट्रायोनोन की संधि। क्या? ट्रायोनोन की संधि के तहत हंगरी को अपना 2/3 हिस्सा खोना पड़ा था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो ट्रायोनोन की संधि 1920 में ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के हंगरी हिस्से को विभाजित किया, जिससे रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया का बड़ा क्षेत्र मिला था। 1917 में जार निकोलस द्वितीय के पद त्यागने के बाद रूस को कुछ समय के लिए किस प्रकार की सरकार ने चलाया था? तो ये अंतिम सरकार बोलते हैं, जिसको प्रोविजनल गवर्नमेंट बोलते हैं, अंतिम सरकार। जैसे भारत में भी जब देश आज़ाद हुआ तो किस सरकार ने चलाया था? अंतिम गवर्नमेंट में चलाया था, अंतिम गवर्नमेंट। तो ये अंतिम सरकार थी रूस के अंदर जार निकोलस द्वितीय के पद त्यागने के बाद। फरवरी क्रांति 1917 के बाद जार को पद छोड़ना पड़ा। बोल्शेविकों द्वारा सत्ता संभालने अक्टूबर क्रांति से पहले रूस को एक अंतिम सरकार ने चलाया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस देश ने एकांतवाद की नीति अपनाई? लीग ऑफ नेशंस में शामिल होने से इनकार कर दिया था। तो ये था संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने एकांतवाद की नीति अपनाई। राष्ट्रपति विल्सन ने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की पैरवी की, लेकिन अमेरिकी सीनेट ने वर्साई की संधि की पुष्टि करने से इनकार कर दिया, जिससे यूएसए ने लीग से दूर रहकर एकांतवाद अपनाया था। यानी कहते हैं खुद ही अमेरिका ने इसकी स्थापना की और खुद ही इसका सदस्य नहीं रहा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस सैन्य अभियान के दौरान सैनिकों को उनके पैरों में गंभीर संक्रमण का खतरा होता था? तो ये खंदक युद्ध थे। यानी पैरों में गंभीर संक्रमण, तो ये खंदक युद्ध। खंदकों में लगातार कीचड़ और पानी भरने के कारण सैनिकों में पैरों में ट्रेंच फुट नामक दर्दनाक और जानलेवा संक्रमण होता था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने युद्ध जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये थे डेविड लॉयड जॉर्ज। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री युद्ध के समय, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय, तो डेविड लॉयड जॉर्ज थे। डेविड लॉयड जॉर्ज 1916 से 22 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने मिश्र राष्ट्रों के
युद्ध के प्रयास का नेतृत्व किया था। सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत का क्या अर्थ है? जो लीग ऑफ नेशंस की नींव थी। ये आक्रमण की स्थिति में सभी सदस्य राष्ट्रों द्वारा हमलावर पर मुकाबला करना, यानी एक साथ हम सभी पर, यदि एक पर कोई आक्रमण करेगा तो सभी एक साथ आक्रमण करेंगे। सामूहिक सुरक्षा का अर्थ लीग ऑफ नेशंस के सभी सदस्य एक दूसरे की सुरक्षा की गारंटी देंगे, किसी भी हमलावर देश के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करेंगे। तो मित्रों, चैनल को जरूर लाइक कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो। क्या जाता है आपके कमेंट करने में, बताओ। शेयर कर दो दोस्तों के साथ, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपको और ही दोगुनी गति से अच्छे अच्छे कंटेंट ला करके यहाँ पर दूँ। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट जो पार्ट है वो आगे के वीडियो में पढ़ेंगे।